सबको प्रणाम और सुप्रभात। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये नया चैप्टर आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। चलिए जी, क्या है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्या इसके रूल्स हैं, कैसे ये बनती है, इन तमाम चीज़ों पे अब हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करेंगे अगले कुछ समय तक। तो एक बार नाम देख लें, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 2007 में ये एक्ट बना था, मतलब नोटिफाई हुआ है 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। देखें आप, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी 2007 नोटिफाइड दिस एक्ट। द पार्लियामेंट पास्ड द एलएलपी बिल ऑन 12th December 2008 एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंटेड टू इट ऑन 7th January 2009। मतलब इसको पेश किया गया था 2007 में, मतलब कि भाई ये इस तरह का एक एक्ट लाने वाले हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 2007 में रखा था। पार्लियामेंट में ये 12 दिसंबर 2008 को पास हुआ और 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट की साइन हुई। तो चूंकि पार्लियामेंट में 2008 में पास हुआ था, इसलिए इसके साथ 2008 ईयर लगाया जाता है। ऑल्दो प्रेसिडेंट की साइन 2009 में हुई है, इसलिए ये इफेक्टिव कब से हुआ है? इफेक्टिव 2009 से हुआ है, लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट में पास होता है वो वाला ईयर एक्ट के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इसका नाम है। ठीक है, परफेक्शन के साथ समझ में आ गई ये चीज। तो आगे, द एलएलपी एक्ट 2008 इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है भैया, इसकी एप्लीकेबिलिटी बता दी है कि ये पूरे भारत के ऊपर लागू होता है। और पढ़ते जाते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, पूरा थियोरेटिकल है। पार्टनरशिप पढ़ ली और कंपनीज एक्ट पढ़ लिया तो बस फिर एलएलपी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बताऊंगा क्यों, कुछ एक बातें एक्स्ट्रा बड़ी मजे की है, वो मैं भी इस लेक्चर में आगे आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। तो साथ देते जाना बच्चों, मेरा बड़ा मजा आएगा आपको। फिर क्या कह रहे हैं जी, दिस एक्ट हैज बीन एनेक्टेड टू मेक प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपीज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। अब यहाँ लॉ पढ़ना सिखाता हूँ। कनेक्टेड देयर विथ मतलब उससे जुड़े हुए, कनेक्टेड देयर विथ का अर्थ होता है उससे जुड़े हुए, कनेक्ट यानी जुड़े हुए, उससे जुड़े हुए। और इंसिडेंटल देयर टू, इसका मीनिंग होता है उससे रिलेटेड। सर अब जुड़े हुए रिलेटेड का क्या अंतर है? तो ये तो वैसे भी एक फ्रेज है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी एक फ्रेज है। अब प्लांट अलग होता है, मशीनरी अलग होती है, लेकिन फिर भी यही बोलने में आता है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी एस्टैब्लिश की। बैलेंस शीट में भी प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं। ठीक, प्लांट मतलब भी मैंने एक आरओ का प्लांट लगाया, मैंने आरओ की मशीन लगाई, दोनों का मीनिंग मशीन है, लेकिन फिर भी एक फ्रेज है। ठीक, उसी तरह से कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू एक फ्रेज है, दोनों साथ में चलते हैं, दोनों का मीनिंग तकरीबन यही है। इंसिडेंट का अर्थ ही होता है इत्तेफाक, इत्तेफाक यानी कि उससे जो इत्तेफाक रखते हो। ठीक, हम नहीं कहते कि क्या कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंटली अपन मिल गए आज इतने सालों बाद, दो पुराने दोस्त। तो कोइंसिडेंटल, इंसिडेंटल यानी कि इत्तेफाकन, इत्तेफाक से। तो इत्तेफाक मतलब रिलेशन। हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, यानी मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता या अपने आप को इस बात से रिलेट नहीं करता। आए तो इत्तेफाक शब्द है यहाँ पे। इंसिडेंटल का अर्थ इत्तेफाक, और इत्तेफाक का एक अर्थ क्या होता है? इत्तेफाक का अर्थ रिलेट करना भी होता है। तो बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स कैसे बनती हैं, उनका फॉर्मेशन, उनको बनने के बाद रेगुलेट करना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से जुड़े हुए कनेक्टेड मैटर्स और उससे रिलेट करने वाले, इंसिडेंटल यानी कि रिलेट, उससे कनेक्टेड और उससे रिलेट करने वाले सभी मैटर्स के प्रोविजन से रिलेटेड प्रोविजन इस एक्ट में दिए गए हैं। बेसिकली इस पूरी लाइन का मतलब पढ़ना आ जाए अगर, तो जल्दी समझ में आ जाता है। और इस तरह की लाइनें अब किसी भी लॉ में आए, आपको पढ़ना आ गया लॉ, ये सबसे मजे की बात है। एट द एंड ऑफ दिस बैच, आज जब हम बैठे हैं तो हमको लग रहा है कि यार हमने कुछ गजब किया है लॉ में, है ना। हम सादे तरीके से पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया, सब समझ में आता है, पढ़ाया हुआ, ये तो आम बात है ना। लेकिन आगे के लिए कितनी गजब की तैयारी हो गई है हमारी, ये खास बात है, ये अपना स्टाइल है। तो ये एक्ट क्यों इनेक्ट किया गया, तो उस बात का जवाब दिया जा रहा है इस पॉइंट में। क्या जवाब है? दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड, यहाँ हैज आएगा। दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इसलिए इनेक्ट किया गया है ताकि प्रोविजंस बनाए जा सकें।
यानी कि लॉ बनाया जा सके। किस बात के लिए? फॉर्मेशन के लिए। किसके फॉर्मेशन? एलएलपी के फॉर्मेशन कैसा होगा उसके लिए लॉ बनाया जा सके। रेगुलेशन के लिए, एलएलपी को कैसे हम चलाएंगे, रेगुलेट करेंगे, उस पर और कौन कौन से सेक्शन लगाएंगे, रूल्स लगाएंगे, इसके लिए ये एक्ट बनाया है। और किसके लिए बनाया गया है? तो एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ यानी एलएलपी से कनेक्टेड मैटर्स, और इंसिडेंटल देयर टू मतलब एलएलपी से इत्तेफाकन यानी जुड़े हुए रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन मैटर्स के लिए प्रोविजन बनाने के लिए ये एलएलपी एक्ट बनाया गया है। बेसिकली एलएलपीज को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ये इस पूरी 1.5 लाइन का सार है। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक, अब ये देयर टू देयर विथ कंफ्यूज मत होना, ये लॉ की लैंग्वेज है। देयर विथ मतलब उससे, देयर टू मतलब उस पर, या अगेन उससे, यही मीनिंग निकलता है उसका। ठीक, तो ये आपको आमतौर पे देखने को नहीं मिलते देयर विथ देयर टू। अब आप कहो कि सर इस तरह के जो भी वर्ड आते हैं देयर विथ देयर टू इनकी एक लिस्ट बना के हमको सिखा दो ना, ऐसा नहीं, वो जहां आता है ना लॉ में वहीं पे अपने आप उसका अर्थ समझ में आ जाता है। मैं आपके मन के सब प्रश्न समझता हूँ, ठीक, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो जहां आएगा वहां आप उसका अर्थ आप लगाना सीख जाओगे अपने आप। ठीक, मत घबराओ, हर चीज पक्की पकाई थोड़ी मिलती है यार। हाँ, इंटरप्रिटेशन करना सिखा दो तो फिर अपने आप सब आने लग जाएगा। आगे, द एलएलपी एक्ट हैज 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। इस एक्ट में कुल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 81, और टोटल 4 शेड्यूल है। इस एक्ट के पीछे 4 सूचियां हैं जिनमें अलग अलग बातें लिखी हैं। क्या लिखी हैं उन चारों शेड्यूल्स में, ये भी देख लें। द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल अग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। फर्स्ट शेड्यूल में एलएलपी के पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज दिए हुए हैं कि एलएलपी के जो पार्टनर्स होंगे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे, और अगर फॉर्मल अग्रीमेंट ऑफ एलएलपी नहीं है उनके बीच में तो फिर क्या उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी, यही उसका तात्पर्य है। जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट में भी हमने पढ़ा है कि या तो आप डीड बना लो, और डीड न बनाओ यानी कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड, तो फिर कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज एक्ट ने भी अपनी तरफ से दे रखी है। बस वही राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, अगर आपने आपका खुद का कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हो एलएलपी अग्रीमेंट, तो फिर फर्स्ट शेड्यूल में मॉडल रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर आपका खुद का कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो, यानी कि यहाँ पर जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलो उसका अर्थ होगा एलएलपी एग्रीमेंट, तो अगर किसी एलएलपी का एलएलपी एग्रीमेंट फॉर्मली बनाया हुआ ना हो तो फिर फर्स्ट शेड्यूल में जो राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हैं वो पार्टनर्स को फॉलो करना पड़ेगी। ये फर्स्ट शेड्यूल में लिखी है। सेकेंड शेड्यूल में क्या चीज दी हुई है? द सेकेंड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन इनटू ऑफ अ फर्म इनटू एलएलपी। किसी भी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, इनफैक्ट किसी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके क्या रूल्स होंगे, वो कन्वर्जन के रूल्स सेकेंड शेड्यूल में लिखे हैं। द थर्ड शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होती है, इससे रिलेटेड रूल्स थर्ड शेड्यूल में लिखे हैं, इससे रिलेटेड बात। और चौथा, द फोर्थ शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। और फोर्थ शेड्यूल में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होती है, इसके रूल्स लिखे हुए। तो सर लिस्टेड पब्लिक कंपनी का क्या होगा? बोले लिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होगी। लिस्टेड कंपनी को पहले अनलिस्टेड बनना पड़ेगा, और फिर अनलिस्टेड कैसे एलएलपी में कन्वर्ट होती है उसके रूल तो दिए हुए हैं। यानी कि हर तरह की कंपनी या पार्टनरशिप फर्म अपने आप को एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर सकती है, यानी कि वो चाहे तो कंपनी से एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एलएलपी, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है बाय फॉलोइंग द रूल्स गिवन इन शेड्यूल सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, और फर्स्ट शेड्यूल में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्मल एलएलपी अग्रीमेंट। ये हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है फिर कह रहे हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आरओसी आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एलएलपी एक्ट। भारत में एलएलपी एक्ट को एडमिनिस्टर यानी कि लागू करना, उसको चलाना, लोगों से पालन करवाना का काम किसको इंटरेस्ट यानी सौंपा गया है, किसको इंटरेस्ट यानी सौंपा गया है। यानी कि बेसिकली एलएलपी एक्ट को भारत में लागू करने का काम किसे सौंपा गया है? बोले द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए और आरओसी। मतलब ये मजे की बात हो गई कि फर्म्स के लिए तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है आरओएफ, कंपनीज के लिए आरओसी है, और एलएलपी के लिए भी आरओसी है। तो चलो ये अच्छा हुआ कि एलएलपी के लिए कोई अलग से अथॉरिटी नहीं है। जो कंपनी लॉ में अथॉरिटी है आरओसी, वही एलएलपी में भी है। और कारण क्या है? एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है,
और बॉडी कॉर्पोरेट के लिए आरओसी ही अथॉरिटी होता है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा समय समय पर अगर एलएलपी से रिलेटेड रूल्स बनाना हो तो वो कौन बनाएगा, तो वो पावर सीजी को दे रखा है। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स विद रिगार्ड्स टू द एलएलपी एक्ट 2008 एंड कैन अमेंड देम, और उन रूल्स को जो बनाया है उनको अमेंड भी कर सकती है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके और रूल्स बना सकती है समय समय पर, और बने हुए रूल्स को अमेंड भी कर सकती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और मजेदार बात, इट इज टू बी नोटेड, इस बात को नोट कर लेना, दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपीज। एलएलपी के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता है। एक एक वर्ड का मीनिंग करते हुए पूरी पढ़ाई की हमने, इतने बड़े बड़े नोट्स हैं हमारे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, पार्टनरशिप एक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कंपनी लॉ के, और अभी हम आ गए एलएलपी एक्ट पे। ठीक, तो एक तो नोट्स जबरदस्त, ऊपर से हर एक वर्ड को पढ़ते हुए हम लोग चीरफाड़ करते हुए आगे बढ़े, तो कहीं कोई शॉर्टकट रास्ता हमने अपनाया नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इस बात का इल्म रहे कि जीवन में कभी भी हमको शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है। जब भी कुछ भी काम करो पूरी इंटेंसिटी के साथ किया जाए। आगे भैया, नीड फॉर न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी। भाई एलएलपी क्या है, मेरा प्रश्न है आप लोगों से, तो आप जवाब दोगे कि सर एलएलपी इज अ काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली एलएलपी क्या है, देखो, अगर मैं काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो आप कहोगे कि सर काइंड्स में एक तो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक होता है कंपनी, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है एलएलपी। इस तरह से काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमको समझ में आता है, कंपनी समझ में आता है, पार्टनरशिप समझ में आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप समझ में आता है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप का एक कॉर्पोरेट फॉर्म और हो गया आजकल, कंपनी में भी आओ तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी स्मॉल कंपनी का अलग ही एक फीचर है, और एक ओपीसी 1% कंपनी। ठीक, ये इसके फर्दर भेद है कंपनी के। फिर पब्लिक लिमिटेड के दो भेद हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। प्राइवेट का कोई ऐसा लिस्टेड अनलिस्टेड नहीं होता है, प्राइवेट तो सारी अनलिस्टेड ही होती है। ये बढ़िया सा चार्ट है। तो अब मुझे बताओ कि जो काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, इसमें यहाँ तक के जो काइंड्स हैं ये तो हमको समझ में आते हैं। ये जो नया काइंड है एलएलपी, ये क्यों बनाया यार, इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी, ये प्रश्न है। वाई इज देयर अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ही तो है ना, काइंड बोलो या फॉर्म बोलो, प्रकार। तो क्यों है एलएलपी की नीड, क्यों थी, क्यों बनाई? तो देखो यार, मैं आपको मजे के बाद में क्यों कहा कि एलएलपी इजी है। देखो, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, और बॉडी कॉर्पोरेट में मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, जनरली लिमिटेड होती है। लेकिन एट द सेम टाइम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म भी है। तो मुझे बताओ, पार्टनरशिप का एलिमेंट भी एलएलपी में है क्या? एलएलपी, पी फॉर पार्टनरशिप, पार्टनर्स कहलाते हैं एलएलपी में जो मेंबर्स होते हैं वो। तो एलएलपी एक पार्टनरशिप है, पी फॉर पार्टनरशिप। लेकिन इसका फीचर क्या है, एलएल, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि कंपनी का फीचर है। तो कंपनी का भी फीचर है एलएलपी में। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एलएलपी इज अ हाइब्रिड, एलएलपी इज अ हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। बोलो, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? दोनों को मिला दो, है ना, जैसे गधे और घोड़े, मतलब गधी और घोड़ा के बीच में अगर कुछ प्यार हो जाए, कुछ टाका भिड़ जाए, तो उनसे जो पैदा होता है उसको खच्चर बोलते हैं। और खच्चर इज अ न्यू ब्रीड ऑल टुगेदर, हाइब्रिड ब्रीड है ना, वो अलग ही अपने, हाइब्रिड किसी ने किया नहीं, वो अपने आप हो जाता है क्रॉस ब्रीडिंग से। इतना तो समझते हो आप, साइंस के बच्चे, आई गेस साइंस पढ़ा है हम लोगों ने 10th तक तो मिनिमम, तो समझते हो आप। तो बताओ मुझे, कंपनी और पार्टनरशिप को मिला दो, तो उनको मिलाने से जो फॉर्म बन के आया हमारे सामने, वो बन के आया एलएलपी। तो एलएलपी देखो यार, किसी भी बच्चे में किसके जीनोम होंगे, किसका डीएनए होगा, माता और पिता का। तो भाई उसके कुछ फीचर्स माता जैसे हैं, कुछ फीचर्स पिता जैसे हैं, कुछ स्वभाव माता जैसा है, कुछ स्वभाव पिता जैसा है। यही तो होगा ना यार।
उसी तरह एलएलपी जब दो से मिलकर बनी है, उसमें कुछ फीचर्स उसकी माँ कंपनी के हैं, तो कुछ फीचर्स पिता पार्टनरशिप के। कंपनी को माँ ही क्यों बोला सर? ये मेरा पर्सनल फनी लॉजिक है भाई। कंपनी इकारांत स्त्रीलिंग है ना, माधुरी, सोनाली, मोहिनी, कंपनी, ठीक। रजत, कमल, सौरभ, लास्ट में अ आ रहा है, सौरभ प्लेन, विदाउट एनी मात्रा, विदाउट एनी वर्तनी। उसी तरह पार्टनरशिप आखिरी में प आ रहा है बस। तो भाई अकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है, गुस्सा मत करना। तो पार्टनरशिप रूपी पिता और कंपनी रूपी माता के सम्मिलन से जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब आप पूछोगे कि सर ये जो संतान उत्पन्न हुई है ये मेल है कि फीमेल है, तो नाम से ही क्लियर है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प अकारांत पुल्लिंग है। अब देखो बताएं, मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। आप में से किसी बच्चे ने कहा सर अकारांत तो स्त्रीलिंग भी होती है, सोनल, रूपल, इनके अंत में अ है, रूपल ल विदाउट एनी मात्रा, सोनल विदाउट एनी मात्रा। तो आपकी बात पे हम कैसे विश्वास करें? तो मत करो भैया, ये तो कीप इट फनी हनी टेक्निक थी, इसका कोई साइंटिफिक रीजन थोड़ी है, कहीं लिखा हुआ थोड़ी मिलेगा। ये तो मजाक है, ऐसा मजाक जो चीज़ों को याद करने में ईजी कर देता है, इसलिए। बाकी आपको तर्क पे तर्क करके अगर मुझे हराना ही है तो मैं वो वैसे भी नहीं होने दूंगा क्योंकि आपका वो तर्क भी मुझे मालूम है, ठीक। ये तो मजाक है बच्चा, चीज़ों को याद करने के लिए, ठीक। बाकी इसका कोई ऐसा साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। आप बस दिमाग में बिठा लेना कि कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड करने पर जो पैदा होती है उसका नाम है LLP। तो LLP इज अ काइंड ऑफ अ हाइब्रिड कंसेप्ट। तो क्यों लाए? तो इसलिए लाए क्योंकि पार्टनरशिप बहुत बढ़िया है ना। कम लोग, पार्टनरशिप में कम लोग, ज़्यादा कंट्रोल, सब कंट्रोल पार्टनर का होता है, ये सारे बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं, ठीक। लेकिन नेगेटिव फीचर क्या है पार्टनरशिप का? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो कई बार एक करे, साला 4 पार्टनर में से एक ने गलती की, सबको भरना पड़ता है, तो बहुत टेंशन हो जाता है ऐसे पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप के पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं पर नेगेटिव भी बहुत खतरनाक है। और कंपनी में पॉजिटिव ये है कि भाई कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड ऑन इट्स ओन नेम है, परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी के तो जबरदस्त पॉजिटिव हैं। नेगेटिव क्या है? थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी है ना, बनाने का, वाइंडिंग अप का, बहुत कुछ। तो कंपनी के जो नेगेटिव फीचर्स थे उनको छोड़ दिया, पार्टनरशिप के जो नेगेटिव फीचर्स थे उनको छोड़ दिया, पार्टनरशिप के जो पॉजिटिव फीचर्स थे वो ले लिए, कंपनी के जो पॉजिटिव फीचर्स थे बढ़िया वाले वो ले लिए। तो इनको मिला के एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक शानदार फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है LLP, जिसमें पार्टनरशिप के भी सारे बढ़िया फीचर्स हैं और कंपनी के भी सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं। शानदार काम हो गया। तो फिर सर फिर तो सबको LLP बनानी चाहिए, फिर तो कोई कंपनी बनाएगा ही नहीं और पार्टनरशिप भी नहीं बनाएगा। तो ऐसा नहीं है, फिर भी सबके अपने अपने दायरे हैं। LLP जिस लेवल पे काम कर सकती है वो लेवल कंपनी से हमेशा छोटा ही रहेगा। बहुत बड़ा काम करना हो, से लिस्टेड बनाना हो, तो LLP थोड़ी लिस्टेड होती है, वो तो कंपनी होती है। ह्यूज टर्नओवर लेके आना हो तो ह्यूज कैपिटल लगती है, और ह्यूज कैपिटल तो कंपनी के पास ही हो सकती है, LLP के पास नहीं हो सकती। तो कंपनी के अपने मजे यार, ठीक। फिर पार्टनरशिप का, जिस व्यक्ति को बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म में आना ही नहीं है, डीड भी नहीं बनानी है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना है, उसने कहा अपने लिए तो पार्टनरशिप ही अच्छी है यार। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टनरशिप में नेगेटिव होने के बावजूद भी किसी को पार्टनरशिप अच्छी लग सकती है। जैसे करेला कड़वा है, तो कड़वा होना उसका नेगेटिव है, लेकिन फिर भी उसके अंदर औषधीय गुण है, तो किसी को वो फायदेमंद भी हो सकता है, तो वो फिर भी करेला खरीदेगा। कड़वा है और मुझे नहीं भाता है, इसलिए मैं करेले के सारे पेड़ उखड़वा दूं, पौधे हटवा दूं दुनिया से, ये तो नहीं होगा ना। कोई तो होगा जो पसंद करता है और वो भी खरीदेगा, ठीक। तो किसी को अगर पार्टनरशिप के फीचर्स सूट कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप बनाएगा, इसलिए वो भी है। किसी को कंपनी के सूट करते हैं, उस लेवल पे जाना है तो वो कंपनी बनाएगा। वो किसी को एक मिडवे में रहना है, सब पॉजिटिव लेके एक व्यवस्थित, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, बीच का रीजनेबल स्केल पे धंधा करना है, तो वो LLP बनाएगा। इसलिए ये मत सोच लेना, आपके दिमाग में प्रश्न हो सकता था, मैंने खत्म कर दिया ये प्रश्न। इस चीरफाड़ पे तो अपन ही बात करते हैं सिर्फ इतने लॉजिक्स पे कि क्यों बना रहे भाई। तो LLP क्यों बना रहे हैं? सबके पॉजिटिव्स ले लिए, कंपनी के भी और पार्टनरशिप के। तो फिर उनको क्यों नहीं खत्म किया? क्योंकि उनका अभी भी महत्व अपनी अपनी जगह पर है। हर व्यक्ति अपनी अपनी पसंद और सोच के हिसाब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करता है, फिर उस फॉर्म के तहत मार्केट में बिजनेस करने के लिए उतरता है।
कोई कंपनी बना के बिजनेस करने उतरता है, कोई पार्टनरशिप फर्म बना के, कोई एलएलपी बना के, कोई सोल प्रोप्राइटरी उतर जाता है, कोई ओपीसी बनाता है, कोई हिंदू परिवार है, जॉइंट फैमिली बढ़िया परिवार में सबके आपस में पटती है तो एचयूएफ बना लेता है। डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है। ठीक, चलो भैया, लॉजिक तो चाहिए ना यार, बच्चे के गले नहीं उतरता। अब ये मैं दिक्कत पैदा करता हूँ दूसरों के लिए, मेरा पढ़ा हुआ बच्चा बाद में दूसरों को जाके बहुत तंग करता है, ऐसा मुझे दूसरी जगह से फीडबैक आता है। बोले क्यों? बोले यार आपने ऐसी आदत डाल दी लॉजिक की, अब हर चीज़ का लॉजिक पूछता है। अब हमारी तो आदत ही नहीं थी लॉजिक बताने की, बस रटा दिया बच्चे को, अच्छा बढ़िया जो लिखा है उसका मीनिंग समझा दिया बस। अब आप तो चीर फाड़ कर देते हो तो दिक्कत हमको हो जाती है। तो भैया ये स्टैंडर्ड्स तो अपने को सेट करने पड़ेंगे। दिक्कत हो जाती है तो उस दिक्कत को दूर करो। जो बच्चा चाहता है वो उसको दो, कई बार बच्चा नहीं चाहता है, उसको पता ही नहीं कि ये भी हो सकता है, तो उसको वो फिर भी दो। चलो भैया, इस जन्नाटेदार कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन के बाद इन्होंने क्या लिखा है ये बता देता हूँ। द लॉ मेकर्स एनविसेज्ड यानी कि उन्होंने ये पाया, लॉ मेकर्स ने ये पाया कि एक ज़रूरत है, देयर इज़ अ नीड फॉर ब्रिंगिंग आउट अ न्यू लेजिस्लेशन, एक नया लॉ, लेजिस्लेशन यानी नया लॉ को ब्रिंग आउट यानी लाना पड़ेगा फॉर द क्रिएशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू मीट विद द कंटेम्प्रेरी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कंटेम्प्रेरी यानी कि आधुनिक, आज के ज़माने की आधुनिक जो ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी की, उसको, उस ग्रोथ को मीट करने के लिए, उस ग्रोथ के साथ साथ चलने के लिए ज़रूरत है कि एक न्यू लेजिस्लेशन यानी नया कानून क्रिएट यानी बनाया जाए लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए। ठीक, ऐसी ज़रूरत लॉ मेकर्स को महसूस हुई, एनविसेज्ड यानी कि महसूस हुई या पता लगी, खोजी, पाई उन्होंने। ठीक, आगे, A need has been felt for new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on one hand and the statute-based governance structure of the limited liability company on the other hand। ये limited liability company मतलब कंपनी, क्योंकि कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ना, इसलिए उन्होंने जानबूझ के वर्ड लिखा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। बेसिकली वो कहना कंपनी चाह रहे हैं। ठीक, तो कंपनी हमेशा स्टैट्यूट बेस्ड होती है यानी लॉ बेस्ड, और कंपनी का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत कड़क है। तो देखो, एक तरफ तो स्टैट्यूट बेस्ड यानी लॉ बेस्ड कंपनी है जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है, तो दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी होती है। ठीक, तो ये जो पार्टनरशिप है और जो कंपनी है, इन दोनों के ऑल्टरनेटिव के तौर पे ये जरूरत पड़ी थी कि इन दोनों के ऑल्टरनेटिव में एक ऑर्गेनाइजेशन लाया जाए जिसे हम कहेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा, आगे, in order to enable the professional expertise and entrepreneurial initiative and combine, organize and operate in flexible, innovative and efficient manner, the LLP Act 2008 was enacted। यानी बेसिकली इसके पीछे जो थ्योरी थी वो ये थी कि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को और एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव को इनेबल किया जा सके और कंबाइन, ऑर्गेनाइज और ऑपरेट इन फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब देखो, दो डॉक्टर्स हैं और उन दोनों को मिलके एक फर्म बनानी, तो दोनों मिलके एक कंपनी बना के हॉस्पिटल खोलें या दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप बना के हॉस्पिटल खोलें। इससे बेटर है कि दोनों एलएलपी बना के हॉस्पिटल खोलें, या दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो देखो, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का इन्होंने वर्ड यूज़ किया है तो बड़ा मज़ा आएगा सुनने में। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वाले जो लोग हैं उनको सबसे बढ़िया लगता है ये एलएलपी फॉर्म, कि यार दो सीए मिलके फॉर्म खोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन एक गलती करता है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी दूसरे पे भी आ जाती है, तो साला दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन दो सीए मिलके जब आप एलएलपी खोलेंगे तो उसका फायदा भी मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक सीए की गलती दूसरे पे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तेरी गलती तू भुगतेगा, मेरी गलती मैं भुगतूंगा, हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो प्रोफेशनल लोगों के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, सीए सीएस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जो इस तरह से पार्टनरशिप करने से डरते थे और कंपनी जैसे बड़े फॉर्म में जाना चाहते नहीं थे। तो कंपनी बनाना चाहते नहीं, बहुत बड़ा फॉर्म है वो, बहुत उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना स्ट्रक्चर उसका रिजिड है, और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, रिस्क बहुत है। तो एक बीच की मिडवे हो गई आ रही है ना। इससे कई लोग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इनिशिएटिव लेने लगे और इससे हमारा क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, इनोवेशन आ गई, एफिशिएंट मैनर में काम होने लगा। एफिशिएंसी क्यों बढ़ गई? टेंशन खत्म अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। इनोवेशन अपने आप में एलएलपी एक इनोवेशन है कि भाई दो ऑर्गेनाइजेशन का हाइब्रिड फॉर्म है। फ्लेक्सिबिलिटी यूँ बढ़ गई कि भैया दोनों मिलके काम करते हैं, दो एलएलपी या तीन एलएलपी के पार्टनर्स, लेकिन हर एक को अपना अपना काम फ्लेक्सिबिलिटी से करने का अधिकार है। पार्टनरशिप में तो बहुत सारे डिसीजन, जब तक सारे मेंबर हाँ नहीं करे तब तक नया पार्टनर नहीं आएगा, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए
पार्टनर्स की कंसेंट लगती है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होने के कारण सब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। तो आप कंबाइन होके ऑर्गेनाइज होके ऑपरेट करते हो, और वो भी किस तरीके से ऑपरेट करते हो, फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव और एफिशिएंट मैनर में। ठीक, तो इससे एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव बढ़ता है और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का सही इस्तेमाल होता है, उनको और आगे बढ़ावा मिलता है। इसके लिए एलएलपी एक्ट 2008 को लाया गया। अब ये लाइन कभी काम नहीं आने वाली ना, इस पे थोड़ी आएगा व्हाट वाज द नीड ऑफ ब्रिंगिंग एलएलपी एक्ट 2008, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इतनी मेहनत क्यों करते हो सर आप हर चीज़ पे? इसलिए क्योंकि ये लाइन आपको एक कंसेप्ट देगी, एक लॉजिक देगी। अब आप एलएलपी के किसी भी आंसर में जब इंट्रोडक्शन लिखोगे, मान लो छोटा सा ही आंसर है, तब उसको बड़ा तो करना है, तो थोड़ा एलएलपी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और एलएलपी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये सारी लाइनें बहुत काम आएंगी। तो हमारा आंसर भी बड़ा हो जाएगा, और विदाउट राइटिंग एनीथिंग रबिश, without writing anything irrelevant or beside the mark, we'll be writing all the relevant matter, thereby increasing the length of our answer and also making the answer look beautiful. तो यार इसके लिए जरूरी है इस तरह से पढ़ाई करना। चलो अब एलएलपी का मीनिंग और कंसेप्ट चलने दो। एलएलपी मीनिंग एंड कंसेप्ट। Meaning, an LLP is a new form of legal business entity with limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of limited liability at low compliance cost, but also allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. क्या लिखा है इस पूरे में? एक नया फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है, एक ऑल्टरनेटिव है कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल का। कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल मतलब कंपनी का भी ऑल्टरनेटिव है, ठीक, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन कंप्लायंस कॉस्ट कम है। कंप्लायंस यानी लॉ को फॉलो करने की कॉस्ट, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो कंपनी में। एलएलपी में इतने सारे फॉर्म नहीं जाते डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। तो जो लॉ को कंप्लायंस करने की, लॉ में लिखी हुई बातों को जब हम फुलफिल करते हैं कंपनी में, तो बहुत खर्चा आता है। ये फॉर्म भरा तो फॉर्म फीस लगी, ये वाला फॉर्म भरा तो फॉर्म फाइलिंग फीस लगी, आरओसी की ये फीस, आरओसी की वो फीस कंपनी में। लेकिन एलएलपी में कंपनी वाला पूरा मजा है, लिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन लॉ को कंप्लायंस करने के लिए जो फॉर्म भरने पड़ते हैं और उसकी जो कॉस्ट लगती है फीस, वो बहुत लो है। तो लो कंप्लायंस कॉस्ट है ना। बेनिफिट्स तो लिमिटेड लाइबिलिटी के हैं पूरे, लेकिन कंप्लायंस कॉस्ट लो है, ठीक। और साथ ही साथ आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आप बिल्कुल ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के जैसा फ्लेक्सिबली बना सकते हो। तो अंदर से आप पार्टनरशिप जैसे हो, लेकिन ऊपर से आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो क्या बढ़िया मजेदार आ रहा है। तो उसी बात को अलग अलग अंदाज से बोल रहे हैं। ये भी सीखने को मिल रहा है कि एक ही बात को घुमा घुमा के कैसे बोला जाता है अलग अलग शब्दों में। हर बार ऐसा देखने में लगता है कि ये नया लिखा है, बात वही है लेकिन उसको घुमा के लिखते हैं। ये पूरा मॉड्यूल बेस्ड पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एलएलपी एक्ट, है ना। चलो, The LLP is a separate legal entity, and while the LLP itself will be liable for the full extent of its assets, the liability of the partners will be limited. जैसे कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड लेकिन उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड, उसी तरह एलएलपी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। एलएलपी पूरा पैसा चुकाएगी जितनी भी उसके, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो जो भी लाइबिलिटी वो एलएलपी की, लेकिन उसके जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड। ये याद रखना, एलएलपी की लाइबिलिटी पूरी रहेगी फुल, उसकी सारी असेट्स बेची जाएगी सारी लाइबिलिटीज चुकाने के लिए, लेकिन कंट्रीब्यूट पार्टनर कितना करेगा लाइबिलिटी चुकाने के लिए? बोले एक लिमिटेड एक्सटेंट होगा पार्टनर का, पार्टनर उतना ही चुकाएगा, ठीक। फिर है LLP as a separate legal entity and business organization is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of a company and flexibility of a partnership। ये लाइन याद कर लो आप, तो इजी लैंग्वेज में लिख दिया आखिरी में उन्होंने एक लाइन। जो सारी बातें ऊपर से बोले आ रहे हैं उसको एक डेढ़ लाइन में इजी कर दिया। कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों आ गई। पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और पार्टनरशिप से भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहां है, ये भी ध्यान रखना, ये बोल रहा था मैं। और फिर वही लाइन जो मैं इतनी देर से बोल रहा था, सिंस एलएलपी कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टनरशिप फॉर्म स्ट्रक्चर, एलएलपी इज कॉल्ड अ हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। एलएलपी कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड कहलाता है। वाह, यही तो कह रहे थे हम इतनी देर से। परफेक्ट, चलो भाई, फाइनली इंट्रोडक्शन इज ओवर। नाउ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर द एक्ट। अब इजी है, ये भी नहीं आने वाली एग्जाम में, पर पढ़ लो। बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? तो बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट
1956 नाउ कंपनीज एक्ट 2013। भाई कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 3, या अब तो नया कंपनीज एक्ट आ गया है, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के तहत जो कंपनी होती है वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ठीक, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में सबसे पहले क्या चीज होती है, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एन एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एन एलएलपी रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब सीधी बात, अगर बॉडी कॉर्पोरेट की बात करो आप, तो उसमें क्या क्या आता है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी और फॉरेन एलएलपी। क्या सही तरीके से हमने इस डेफिनेशन को डिकोड कर लिया? बस ये 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों में ये डेफिनेशन पूरी खत्म हो गई। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्या आता है, ये रहा उसका जवाब। 1 2 3 4, देख लो मैच करके। अब क्या क्या आता है, बोले कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, तो ये तो इंडियन कंपनी हो गई। ठीक, फिर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब फॉरेन कंपनी। फिर एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन एलएलपी, और एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मतलब इंडियन एलएलपी। तो इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, यही तो बोल रहे हैं। ठीक, बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें क्या नहीं आता, बोले अ कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल इसके डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक, कॉर्पोरेशन सोल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसकी डेफिनेशन में नहीं आता। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मतलब उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर समय में अगर भारत में कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई लॉ हो, टाइम बीइंग यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इन फोर्स यानी जो लागू हो, तो भारत में किसी भी समय कोई भी सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके कोई कानून अगर लागू हो, तो उस कानून के तहत जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होती है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती। ठीक, और तीसरा, और क्या इंक्लूड नहीं होता, बोले एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। ऑब्वियसली एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी अंडर सेक्शन 3 है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उसको छोड़ के, मतलब कंपनी या एलएलपी को छोड़ के और कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो पहले होती थी, उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके स्पेसिफाई कर दे कि आज से ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो फिर वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। लेकिन उसमें भी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट और एलएलपी अंडर दिस एक्ट को छोड़ देना, क्योंकि कंपनी या एलएलपी को सरकार कभी भी नोटिफाई नहीं करेगी कि आज से ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि हर कंपनी और हर एलएलपी तो बॉडी कॉर्पोरेट हमेशा रहेगी। तो कंपनी या एलएलपी को छोड़ के और कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कि एलआईसी एक बॉडी कॉर्पोरेट है ना, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आईसीएआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आईसीएसआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ये एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी अंडर दिस एक्ट। तो कंपनी या एलएलपी को छोड़ के और कोई बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट हुआ करती थी, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके ये घोषित कर दे कि आज से वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ का अर्थ ये कि इस बिहाफ पे अगर स्पेसिफाई हो जाए, मतलब ऐसा पर्टिकुलरली स्पेसिफाई हो जाए कि भैया ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी, तो फिर वो उस दिन से बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी। अदरवाइज एज सच बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में ये जो 4 चीजें हैं, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी और फॉरेन एलएलपी, ये चारों तो आ ही जाएंगी, प्लस और भी जितने बॉडी कॉर्पोरेट हैं वो भी ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली नोटिफाई करे कि भैया ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी, तो फिर वो नहीं आएगी, ऐसा। चलो भाई, अगली डेफिनेशन है बिजनेस वर्ड की। बिजनेस किसे कहते हैं? वाह यार, बिजनेस सबको ही पता है। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस और ऑक्यूपेशन। किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड, व्यापार, प्रोफेशन, सीएसीएस या प्रोफेशनल सर्विसेज, सर्विस देना किसी प्रकार की नौकरी वगैरह, ऑक्यूपेशन वही सैलरी पेड नौकर, मतलब मिलते जुलते शब्द है सब। चलो, ट्रेड यानी व्यापार, प्रोफेशन यानी कि जिसमें हम जैसे लॉयर हो गया, सीएसीएस हो गया वो, सर्विस यानी कि किसी के यहाँ नौकरी करना, और ऑक्यूपेशन शब्द इन तीनों का सार है।
ऑक्यूपेशन शब्द इतना बड़ा है कि आप अगर किसी भी तरह से ऑक्यूपाइड हो तो इसका मतलब आप काम कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, है ना। ऑक्यूपाइड से ही तो ऑक्यूपेशन बना है। ऑक्यूपाई मतलब मैं फ्री नहीं हूं, मतलब किसी भी तरह से कोई व्यक्ति बिजी रहता है अगर पैसा कमाने के लिए, चाहे वो ट्रेड में हो, प्रोफेशन में हो या सर्विस में हो, तो समझो वो ऑक्यूपेशन है। मतलब आई वुड रेट ऑक्यूपेशन वर्ड हायर देन ऑल दीज 3 वर्ड्स। इसका एम्बिट बहुत बड़ा है, ठीक। तो अगेन इट्स काइंड ऑफ अ फ्रेज। इन चारों का अलग अलग, तीनों का तो अलग अलग मीनिंग बताया। ऑक्यूपेशन एक जनरल वर्ड है जिसमें ये तीनों भी शामिल हो जाएंगे। ऑक्यूपेशन इज यूनिवर्सल सेट ऑफ विच ट्रेड, प्रोफेशन एंड सर्विसेज आर सबसेट, ऐसा बोल सकते हो आप। ये बहुत बारीक चर्चा आपके साथ मैंने की। फिर है डेजिग्नेटेड पार्टनर किसे कहते हैं। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7। यहाँ पर एक छोटी सी बात, सच अलग है और परसुएंट अलग है, 2 वर्ड है। एज सच मतलब इस एक्ट का जो सेक्शन 7 है उसको परसुएंट यानी उसको फॉलो करते हुए, एज सच मतलब उसको एज सच फॉलो करते हुए जो पार्टनर स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किया जाता है, यानी जिसको चुना जाता है एलएलपी की विशेष देखभाल के लिए, उसे हम डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं। यूं समझो, इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं डायरेक्टर्स, ठीक। अब डायरेक्टर्स क्या करते हैं, प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, प्रोफेशनली मैनेज करते हैं कंपनी को। और शेयर होल्डर क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और फिर डिविडेंड मिलता है इन लोगों को, ठीक। अच्छा, डायरेक्टर को अपॉइंट भी कौन करते हैं जनरल मीटिंग में, मेंबर्स ही करते हैं, ठीक। बस वैसा ही एलएलपी में लेना। एलएलपी के होते हैं पार्टनर्स जस्ट लाइक मेंबर्स, और जो उनमें से जो पार्टनर एलएलपी को प्रोफेशनली ढंग से मैनेज करते हैं उन्हें कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ऑब्वियसली, तो एलएलपी का प्रॉफिट तो पार्टनर शेयर करते हैं, और डेजिग्नेटेड, उन्हीं में से जो पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनते हैं वो प्रॉफिट तो शेयर करते ही हैं, लेकिन साथ में उनको अलग से सैलरी भी मिलती है। फर्क इतना है कि कंपनी के मेंबर्स और डायरेक्टर्स हो सकता है ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, कि 100 मेंबर्स हैं और 4 डायरेक्टर्स हैं, पर ये 4 डायरेक्टर अलग से ही बाहर से बुलाए हैं, लेकिन एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं उन्हीं सब पार्टनर्स में से किन्हीं 2-3 को चुन के डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाता है। तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, मान लो 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, तो ये ऑब्वियसली पार्टनर भी होंगे ही होंगे। फर्क इतना है कि ये साथ में स्पेशली डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हैं, जबकि ये 4 डायरेक्टर्स मेंबर हों ये जरूरी नहीं है, ठीक। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के पार्टनर होंगे ही होंगे। ये मजे की बात है, लॉजिकली समझ में आया आपको। अगली डेफिनेशन है एंटिटी। अब एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट and includes for the purpose of section 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 and 53 a firm set up under the Indian Partnership Act 1932। अब मजे की बात सुनना, पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो पार्टनरशिप फर्म बनती है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, लेकिन एलएलपी एक्ट के सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 और 53 को जब पढ़ेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे, तब पार्टनरशिप एक्ट के तहत बनी हुई पार्टनरशिप फर्म को भी एंटिटी की डेफिनेशन में लिया जाएगा, ठीक। यद्यपि पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, इसलिए वो सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं है, ठीक। इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में तो पार्टनरशिप फर्म वैसे भी नहीं आएगी, ठीक, तो एंटिटी की डेफिनेशन में भी नहीं आएगी। लेकिन इस एक्ट के, एलएलपी एक्ट के सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 और 53, इन 7-8 सेक्शन में कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, वो इसकी डिटेल अपने को करनी भी नहीं है, अपने को कोर्स में भी नहीं है। इन 7-8 सेक्शंस, 8 सेक्शंस में जहां जहां एंटिटी वर्ड आ रहा है वहां पर पार्टनरशिप फर्म को भी इंक्लूड कर लेना, ठीक। वहां पर ये समझ लेना कि ये वाले सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 और 53 में जहां जहां एंटिटी वर्ड आए वहां वहां सारी बॉडी कॉर्पोरेट और साथ में पार्टनरशिप फर्म को भी एंटिटी मानकर ये वाले सेक्शन पार्टनरशिप फर्म पे भी लगा देना। पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेटेड या सेटअप, इनकॉर्पोरेटेड तो नहीं, सेटअप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब एलएलपी एंटिटी है, कंपनी एंटिटी है, फॉरेन कंपनी एंटिटी है, फॉरेन एलएलपी एंटिटी है, और भी जितनी बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी एंटिटी है।
लेकिन HUF पार्टनरशिप फॉर्म ये एंटिटी नहीं है, ठीक, कभी भी नहीं है। हाँ, लेकिन इन 8 सेक्शन के लिए, ये जो 8 सेक्शन के नाम दिए, इन 8 सेक्शंस में जब जब एंटिटी वर्ड आए तो वहां पर पार्टनरशिप फॉर्म को भी एंटिटी मान लेना, बस इतना। अब उन 8 सेक्शंस में क्या है, ये बहुत डिटेल अगर आपको पढ़नी हो तो ये आप जब आपके पास फ्री टाइम हो कभी किसी दिन एग्जाम के बाद, तो बेयर एक्ट निकालना और ये वाले सेक्शंस खोजना, उनमें जहां एंटिटी वर्ड आया हो वहां पर पार्टनरशिप फॉर्म को फिट करके और उसके बारे में सोच के देख लेना। आपको तरीका भी बता दिया कैसे समझना है इस चीज को, लेकिन अभी हमको इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी है, ठीक है भैया। लॉजिकल बात, हर बात लॉजिकल। अगली चीज है फाइनेंशियल ईयर। हाँ भाई, फाइनेंशियल ईयर कैसे कहते हैं? बोले यार जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और LLP का फाइनेंशियल ईयर भी वही होता है। क्या? हमारा फाइनेंशियल ईयर जो साल खत्म होता है उस साल के अगले साल, जो मतलब जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च किसी भी फॉलोइंग ईयर, यानी कि किसी भी जिस साल की बात चल रही है उस साल का फाइनेंशियल ईयर उस साल के 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक होता है। फॉलोइंग ईयर मतलब अगला साल, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर में चक्कर ये पड़ता है कि शुरू होता है एक कैलेंडर ईयर से और खत्म होता है दूसरे कैलेंडर ईयर में। जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ईयर है साल 2027 से 2028, तो भाई ये अब ये फाइनेंशियल ईयर आप देखना 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2027, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2028 को। तो कैलेंडर ईयर 2027 और कैलेंडर ईयर 2028, कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो कैलेंडर ईयर 2027 में भी और कैलेंडर ईयर 2028 में भी दोनों सालों तक चल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर, ठीक। तो किसी एक साल के 9 महीने और अगले साल के 3 महीने, इनको जोड़ने पर जो बनता है वो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक। तो आपको समझ में आया कि किसी एक साल के 1 डे ऑफ अप्रैल से शुरू करो तो उसके अगले साल जो 31वां डे ऑफ मार्च यानी कि 31 मार्च तक जो चलता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। सबको सब पता है लेकिन पढ़ना सिखा रहा हूं। अब मजे की बात, मान लीजिए किसी LLP का इनकॉर्पोरेशन, किसी LLP का इनकॉर्पोरेशन 30 सितंबर के बाद हुआ। इनकॉर्पोरेशन मतलब नई नई LLP बनाई किसी ने और उसको बनाई है मान लो 30 अक्टूबर के दिन। अब 30 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट हुई तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब तक चलेगा? तो 30 अक्टूबर 2011 को मान लो इनकॉर्पोरेट हुई तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 2012। इनकॉर्पोरेशन आफ्टर 30 सितंबर हो तो क्या रूल होगा? तो अपन ने एग्जांपल लिया है, मान लो 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर ऑब्वियसली आफ्टर 30 सितंबर आती है, तो अपना अज्यूम्ड एग्जांपल है कि 30 अक्टूबर के दिन अगर LLP इनकॉर्पोरेट हुई तो इसका फाइनेंशियल ईयर 2011 2012 कितने महीने हो रहे हैं? 30 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 5 महीने, 5 मंथ्स एंड 1 डे। 31 का होता है ना अक्टूबर, तो 5 महीने 1 दिन, इतना छोटा सा फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कितने दिन का? 5 महीने 1 दिन का। बोले मजा नहीं आया यार, तो क्या करो? बोले एक काम करो, पहला जो फाइनेंशियल ईयर होता है किसी भी LLP का, वो अगर 30 सितंबर के बाद LLP इनकॉर्पोरेट हुई है, 30 सितंबर के बाद अगर कोई LLP इनकॉर्पोरेट हुई है तो फिर उसका फाइनेंशियल ईयर सीधे सीधे बढ़ा दो उसके भी अगले साल के 31 मार्च तक। मतलब क्या करेंगे? 30 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 तक का फाइनेंशियल ईयर कर देंगे, इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो कितने महीने का हो जाएगा ये? 17 महीने 1 दिन, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद से अगला फाइनेंशियल ईयर हमेशा बराबर 12 महीने का होगा, 12 महीने 12 महीने, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर सारे रेगुलराइज हो जाएंगे 12 महीने के। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बड़ा कर दिया आपका, 5 महीने के क्या अकाउंट्स बनेंगे? इससे तो 17 महीने के बना दो। पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग आपका कब कर देंगे? इकट्ठा लंबा 17 महीने बाद। चलो मान लो 1 जनवरी के दिन बनती तो भी यही करते, 1 जनवरी 2012 को बनती है LLP,
तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का फाइनेंशियल ईयर, बोले छोड़ो 3 महीने प्लस अगले 1 अप्रैल से 2013 के 31 मार्च तक पूरे 3 और 12 15 महीने का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कर लो। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन अगर किसी साल के 30 सितंबर के बाद होता है, 30 सितंबर के बाद, कब तक? अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले पहले तक। 30 सितंबर के बाद होता है अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले कभी भी, तो फिर उसका फाइनेंशियल ईयर लंबा खींच के उसके भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे जाके फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा और उसके बाद से जितने भी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर होंगे वो रेगुलर हो जाएंगे 1 ईयर वाले, 12 मंथ्स वाले। जान लगा दी समझाने में। देखो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जरा, ठीक, ये तो यहां तक तो पढ़ लिया था। हाउएवर इन द केस ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th डे ऑफ सितंबर ऑफ अ ईयर, द फाइनेंशियल ईयर मे एंड ऑन द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर, है ना, उस ईयर के फॉलोइंग जो ईयर है उसके भी नेक्स्ट ईयर में। एग्जाम्पल, इफ एन एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th October 2017, then its financial year may be from 15th October 2017 to 31st March 2019, 18 भी नहीं, 19। अब आया समझ? यही बोलना चाह रहे थे ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर यार, परफेक्ट। फाइनेंशियल ईयर अब है भैया, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये प्रिस्क्राइब कर रखा है कि यूनिफॉर्म यानी एक जैसा फाइनेंशियल ईयर होगा हमेशा, फ्रॉम 1st April to 31st March ऑफ नेक्स्ट ईयर। इन कीपिंग विद द इनकम टैक्स लॉ, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एलएलपी शुड ऑलवेज बी फ्रॉम 1st April to 31st March ईच ईयर। उसी को ध्यान में रखते हुए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो बोला है उसी को ध्यान में रखते हुए एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर हमेशा 31st मार्च से 1st अप्रैल ही होगा, ठीक। और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो भी जहां से कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, वहां से लेके और फिर अगले फाइनेंशियल ईयर तक। और मान लो कंपनी 15 जून को बनी होती तो फिर क्या होता, फिर आप 15 जून से अगले साल के 31 मार्च तक, वो जो 8, 9, 10 महीने हो रहे हैं, 11 महीने जितने भी हो रहे हैं उतना कर लेते, वो चल जाता। लेकिन 30 सितंबर के बाद अगर आप बने हो, यानी कि बेसिकली 6 महीने से भी कम समय बच रहा है, तो फिर आपको पूरा अगला 1 साल जोड़ के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल फाइनल इंटरप्रिटेशन खत्म। बढ़ रहा हूं मैं आगे, आ गया समझ में बच्चों? फॉरेन एलएलपी किसे कहते हैं यार? क्या इजी डेफिनेशन है। बोले फॉरेन एलएलपी मींस एन एलएलपी विच इज फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश करे। भी सही बात है भाई। भाई कोई एलएलपी अमेरिका में बनी और वो अमेरिका में ही है, तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना वो इंडियन एलएलपी है ना फॉरेन एलएलपी है। क्यों? जैसे कि अमेरिका में कोई जॉर्ज बैठा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं क्या कि ये फॉरेनर है? नहीं बोलते। वो इंडिया आएगा तब बोलेंगे ना, अरे भाई देखो फॉरेनर से मिले हम। तो कोई व्यक्ति तभी फॉरेनर बनता है जब वो अपना देश छोड़ के दूसरी कंट्री में आए, हमारी कंट्री में आए। हम भी फॉरेनर है पोटेंशियली। आप चले जाओ यहाँ से किसी दूसरे देश में तो लोग बोलेंगे अरे फॉरेनर आया, इंडिया से आया, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप, नमस्ते, हमको हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी। अब जैसे वो फॉरेनर आते तो अपन इंग्लिश में बोलते हैं हेलो हाउ आर यू जॉर्ज, आर यू एंजॉइंग द स्टे इन इंडिया। तो अपन इंडिया से जाओ तो वो हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। सबको चाव रहता है, चार्म फॉरेनर से बात करने का। वी आर ऑल फॉरेनर्स पोटेंशियली, लेकिन अभी नहीं है। जिस दिन हम किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तब वहां के लोगों के लिए फॉरेनर कहलाएंगे। ये लॉजिक बिठाना दिमाग में। इसीलिए वो सारी एलएलपीज जो फॉरेन में बनी और फॉरेन में ही काम करती हैं उनको फॉरेन एलएलपी नहीं बोलते। वो जो बनी तो फॉरेन में है, इनकॉर्पोरेट फॉर्म या रजिस्टर्ड तो फॉरेन में हुई है, लेकिन जैसे ही वो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश करती है तब हम उसको फॉरेन एलएलपी बोलते हैं। सर अब एकदम लॉजिकल समझ में आ गया, हमको रटना नहीं पड़ेगा, मजा ये है। और एलएलपी किसे कहते हैं? मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन इंडिया, वो एलएलपी है। ठीक, आसान। तो 6th और 7th डेफिनेशन तो बहुत ही ईजी है। 6th वाली फॉरेन एलएलपी की, 7th वाली एलएलपी की। एलएलपी मीन्स एन एलएलपी फॉर्म्ड रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी एलएलपी एक्ट, यानी इंडिया में। फिर 8th डेफिनेशन, एलएलपी अग्रीमेंट किसे कहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ऑब्वियसली एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज वगैरह सब लिखी रहती हैं इन रिलेशन टू एलएलपी, उसे हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट बोलते हैं। बड़ा ही आसान है। वो पार्टनर किसे कहते हैं? हर वो व्यक्ति जो एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली एलएलपी का पार्टनर बनने के लिए अग्री होता है,
उसे हम एलएलपी का पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर इन रिलेशन टू एन एलएलपी मींस अ पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी अग्रीमेंट। एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में, इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी अग्रीमेंट एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन एलएलपी इज नोन एज पार्टनर। बहुत आसान है, वाह भाई। फिर है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। Save as otherwise provided, the provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall not apply to an LLP. Save as otherwise provided मतलब अगर कहीं स्पेसिफिकली लिखा हो कि अप्लाई करेगा तो बात अलग है। जनरली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसी एलएलपी पे नहीं लगेगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का अर्थ ये होता है कि ये एक लीनियंट क्लॉज है। लीनियंट क्लॉज है, लीनियंट यानी कि बहुत सरल, एकदम कोमल क्लॉज है। क्यों लीनियंट, क्यों? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। सेव एज मतलब इस बात को तो सेव कर लो कि प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी, ये जनरल बात है, इसको तो सेव कर लो, यानी कि इसको तो दिमाग में बिठा लो। लेकिन अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कहीं स्पेसिफिकली अदरवाइज लिखा हो, अदरवाइज यानी इससे विपरीत, अब लिखा क्या है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, और इसके विपरीत क्या होगा कि अप्लाई करेगा। तो अगर कहीं लिखा हो कि अप्लाई करेगा स्पेसिफिकली तो कर भी सकता है, फिर उसकी चला लेना। लेकिन अगर कहीं नहीं लिखा हो तो फिर यही मानना कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ पार्टनरशिप पे लगता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे नहीं लगता है। तो एक लीनियंट प्रोविजन है, लेकिन एज सच कहीं पे, हाँ ये वाला एक्ट जरूर पार्टनरशिप पे लग जाता है कुछ कुछ जगहों पर, जैसे सेक्शन 48, 46, 40 हमने कहा था, जहां पर एंटिटी वर्ड आया वहां पर पार्टनरशिप को भी इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी एक्ट पे लगता हुआ कहीं नजर नहीं आता है। दोनों चीजें समझा दी, वो वाली चीज फिर से मैंने उठा के और अच्छे से क्लियर कर दी। अभी आगे पीछे करके सुनना इसको, जो मैंने बोला है 3 बार, दिमाग को स्थिर करके। पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे लागू नहीं होगा। एलएलपी एक्ट के प्रोविजन पार्टनरशिप पे कहीं कहीं लागू हो सकते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े थे। एंटिटी की डेफिनेशन में पार्टनरशिप को लिया है कुछ सेक्शंस के लिए, तो वो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने स्कोप छोड़ दिया है ना, कि कभी कहीं लिखा हुआ मिल जाए या सरकार आगे कुछ करना चाहे, इसलिए स्कोप छोड़ दिया है कि जनरली एलएलपी एक्ट के ऊपर, एलएलपी के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट लागू नहीं होता। ठीक, तो लिखा एक्ट अप्लाई कहीं पे भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी स्कोप जरूर छोड़ रखा है, ये मजे की बात है। ठीक है, अब एलएलपी के पार्टनर्स बनने की क्या एलिजिबिलिटी है? अगर आपको एलएलपी का पार्टनर बनना है तो आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? तो एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी पार्टनर इन एलएलपी, मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है। हाँ, मतलब एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है तो बोलो बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है? हाँ है। पीक्यूआर लिमिटेड एक कंपनी है तो बोलो बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है? हाँ है। ये दोनों कंपनी है अपने आप में, दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, और इन दोनों ने मिलकर एक एलएलपी बना ली, XYZ एलएलपी। क्या ये एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? बोले हाँ, ये एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। और इस एलएलपी के पार्टनर्स कौन कौन है? इस एलएलपी का पार्टनर है एक एबीसी लिमिटेड, दूसरा पीक्यूआर लिमिटेड। तो 2 बॉडी कॉर्पोरेट मिलकर एक तीसरा बॉडी कॉर्पोरेट बना रहे हैं। अब बताओ, आ रही बात समझ में? उसी तरह ये एक एलएलपी है, ये दूसरी एलएलपी है, और ये 2 एलएलपी मिलकर तीसरी एलएलपी बना सकते हैं। बोले हाँ बना सकते हैं। ये जो तीसरी एलएलपी है इसके पार्टनर्स कौन है? बोले LLP1 और LLP2 इसके पार्टनर्स हैं। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने लिखा है या तो कोई इंडिविजुअल, मतलब रामलाल और श्यामलाल ने मिलकर एक पार्टनरशिप, एक LLP बनाई, RS LLP। इंडिविजुअल भी LLP बना सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी LLP बना सकती है, और इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मिलकर भी बना सकते हैं कि रामलाल और S लिमिटेड। तो एक तो इंडिविजुअल है रामलाल, इंडिविजुअल, और S लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भी चलेगा। अब आ गई दिमाग में बात? लेकिन खास बात, हाउएवर एन इंडिविजुअल शेल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी। इंडिविजुअल व्यक्ति अगर एलएलपी का पार्टनर बनना चाहता है तो वो नहीं बन पाएगा अगर कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड का पाया है, या वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या उसने एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट होने की एप्लीकेशन लगा रखी है और वो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है।
पढ़ना सीखो। कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन यानी कि जिस भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आपके ऊपर प्रॉपरली है, कॉम्पिटेंट यानी प्रॉपर, जेन्युइनली, लेजिटिमेटली। तो जैसे मैं इंदौर में रहता हूं, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट है उसका मेरे ऊपर ज्यूरिसडिक्शन है, तो इंदौर कोर्ट का मेरे ऊपर ज्यूरिसडिक्शन है, प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन है। तो इंदौर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मेरे ऊपर भोपाल के कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मेरे ऊपर इंदौर के। तो मेरे लिए कॉम्पिटेंट यानी कि योग्य कोर्ट कौन सा है, ज्यूरिसडिक्शन यानी किसके क्षेत्र में आ रहा हूं मैं, इंदौर कोर्ट के। तो इंदौर कोर्ट जो है उसने मुझे पाया है अनसाउंड माइंड का, और वो जो फाइंडिंग है वो अभी भी फोर्स में है। मतलब उसने मुझे अनसाउंड माइंड का पाया था, और वो जो उन्होंने पाया है वो अभी भी इन फोर्स है। इन फोर्स यानी अभी भी एप्लीकेबल है। इन फोर्स का अर्थ एप्लीकेबल होता है, यानी अभी भी जारी है, लागू है। यानी कि उन्होंने जो पाया था, मुझे पाया था मतलब प्रूव हुआ था कि मैं अनसाउंड माइंड का हूं। तो जो प्रूव हुआ था अनसाउंड माइंड का, वो अभी भी है वो स्थिति, यानी कि मैं आज भी अनसाउंड माइंड का हूं। तो अगर कोर्ट ने मुझे अनसाउंड माइंड का घोषित किया है और मैं आज भी अनसाउंड माइंड का हूं, तो मैं वो इंडिविजुअल हूं जो एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, मैं इंसॉल्वेंट घोषित हुआ था कोर्ट के द्वारा और अभी भी इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं हुआ हूं। मतलब मैं इंसॉल्वेंट हुआ था, फिर केबीसी में करोड़ों रुपए जीत गया और मैंने सारा पैसा चुका दिया, तो अब मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूं। अब मैं एलएलपी का पार्टनर बन सकता हूं क्योंकि मैं इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज हो गया। लेकिन अगर मैं इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं हुआ हूं, मतलब अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हूं, तो मैं एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। मजा आया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट सुन के? आमतौर पर हम एक वर्ड लिख देते भाई इफ ही इज इंसॉल्वेंट। नहीं, इंसॉल्वेंट मत लिखो, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट लिखो। मीनिंग पूरा पढ़ा चुको। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के समय तो गजब ही कर दिया था हमने, केमिस्ट्री लगा दी थी इंसॉल्वेंसी में। ठीक, और फिर सी पॉइंट बोलता है कि मान लो कि वो इंसॉल्वेंट अभी घोषित नहीं हुआ है ना, उसने अप्लाई किया है कि मुझे एडजुडिकेट यानी कि मुझे डिसाइड कर दो, डिसाइड यानी कि ऑर्डर जारी कर दो। कोर्ट में अप्लाई किया है कि मुझे इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर दो, मतलब घोषित कर दो। एडजुडिकेट मींस डिक्लेयर। तो ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, पैसिव वॉइस में लिखा है ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। ठीक, एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, लेकिन उसकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है, कोर्ट में अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो भी नहीं बन सकता। मतलब जिसको घोषित कर दिया हो वो भी नहीं बन सकता, और जिसने खुद इंसॉल्वेंट होने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि मेरे को घोषित कर दो कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, और उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, घोषित नहीं हुआ है, वो व्यक्ति भी नहीं बन सकते एलएलपी में पार्टनर। ठीक, तो ये बी और सी पॉइंट इंसॉल्वेंसी से जुड़े हुए हैं। बी का अर्थ है कि इंसॉल्वेंट घोषित हो गया है, और सी का अर्थ है कि इंसॉल्वेंट घोषित होने वाला है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन एप्लीकेशन तो लगा रखी है। ठीक, और ए पॉइंट अनसाउंड माइंड का है, और पूरा एक एक वर्ड जो इसके अंदर आया है वो आपको समझा दिया, पढ़ना भी सिखाया। आगे बढ़ रहे हैं। अब है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे किसी बिल पे। ऑब्वियसली यार मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होंगे, 2 से कम में तो कोई एक पार्टनर से एलएलपी चलेगी क्या? नहीं, 2। अब मजे की बात, अगर किसी समय एलएलपी में 2 से कम पार्टनर हो गए तो फिर क्या होगा? तो वही रूल लगेगा जो मैंने आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में आखिरी पॉइंट बताया था, कंपनी में। याद करो कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में 2 से कम मेंबर या पब्लिक में 7 से कम मेंबर हो जाते हैं, तो आपको वापस से मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कहीं से भी ढूंढ के वो मेंबर वापस 7 करो पब्लिक में, 2 करो प्राइवेट में। लेकिन ये 6 महीने तक भी आपने नहीं किया तो 6 महीने के बाद कॉर्पोरेट विल उड़ जाएगी, और वो सारे मेंबर्स जिनको पता था कि हम मिनिमम नंबर से भी कम पे काम कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या से भी कम पे काम कर रहे हैं, वो सारे मेंबर जिनको इस फैक्ट का नॉलेज था वो लाइबल हो जाएंगे पर्सनली फॉर ऑल द डेट्स जो उस 6 महीने में किए उन फिर अब वो सारे डेट्स के लिए एलएलपी लाइबल नहीं होगी, वो या कंपनी लाइबल नहीं होगी, वो व्यक्ति लाइबल होगा जिसको पता था, लेकिन वो फिर भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के लेवल पे लाने की उसने कोशिश नहीं की, या कोशिश भले की लेकिन ला नहीं पाया। तो वो जो पॉइंट था सेम टू सेम पॉइंट, अच्छा हुआ ना उस समय पढ़ाया था मैंने मॉड्यूल में न होने के बावजूद भी, है ना। आज यहाँ पे भी काम आ गया, दोनों जगह लगता है ये पॉइंट। ठीक, तो बस सेम रूल लगेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं एलएलपी में? 2। और कभी मान लो एक पार्टनर मर गया तो कितने बचे? 1। तो एक पार्टनर बचा है तो एलएलपी बंद हो जाएगी? बोले नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी बंद होगी, 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा पार्टनर ढूंढ के ले आओ। वो फिर भी नहीं लाते हो, फिर क्या होगा? तो फिर उन 6 महीनों के अंदर जो जो भी ट्रांजेक्शन है
उसके लिए एलएलपी लायबल नहीं होगी, पर्सनली वो पार्टनर लायबल हो जाएगा। ठीक, उन 6 महीनों में ये कहाँ लिखा है, ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड के अंदर जो भी ऑब्लिगेशंस आपने इनकर किए हैं उसके लिए वो पर्टिकुलर पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाएगा। ठीक, अब पढ़ना जरा इस लाइन को। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2 and the LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced, the person who is the only partner of LLP during the time that is so carries on business after those 6 months and has knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligations of the LLP incurred during that period। पढ़ना सिखाने का ये फायदा है कि फिर आगे कोई कठिन बात आती है तो वो झट से समझ में आ जाती है। आया ना, वाह यार। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होंगे बता चुका हूं। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं, नॉर्मल पार्टनर्स, और फिर जो स्पेसिफिकली अच्छे से काम करते हैं ज्यादा प्रोफेशनली वो डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो मुझे बताओ डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होंगे किसी एलएलपी में, बोले 2, वो भी 2 होंगे। ठीक, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उन 2 में से एक का रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जो प्रीवियस ईयर में, याद करो वही जो रूल हमने ओपीसी में पढ़ा था, प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा हो। जो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा हो उसे हम रेसिडेंट इन इंडिया कहते हैं। तो एलएलपी में पार्टनर कितने चाहिए, मिनिमम 2, और डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने चाहिए, डीपी एटलीस्ट 2, दोनों एटलीस्ट हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे एलएलपी में पार्टनर 4 हों और डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 हों, चलेगा। पार्टनर 8 हों और डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 हों, चलेगा। पार्टनर 9 हो और डेजिग्नेटेड पार्टनर 3 हो, चलेगा। पार्टनर 12 हो और डेजिग्नेटेड पार्टनर 4 हो, चलेगा। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर 1 हो और डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे वो पार्टनर तो होंगे ही होंगे। आया, तो ये जो 4 है, मान लो 4 पार्टनर है, इन 4 में से कोई 2, 1 2 3 4 हैं, इन 4 में से ही कोई 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है। इसका मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर 2 हैं तो गारंटीड है कि पार्टनर भी 2 होंगे। या यूं कहो कि अगर किसी एलएलपी में 2 ही पार्टनर हैं तो ये तय है कि वही दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होंगे। वही पार्टनर है और वही दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पार्टनर हैं और वही दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर भी है, अलग से है ही नहीं कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये हो सकता है कि पार्टनर 2 हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर 3 हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पार्टनर अगर 2 हैं तो ये तीसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर आया कहां से, क्योंकि एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज टू बी अ पार्टनर। ये हो सकता है कि पार्टनर 3 हो और उनमें से कोई 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, हाँ ये हो सकता है। ये अच्छा करा सर आपने इस तरह से ही खेल खिला के समझा दिया, तो हमारी कंसेप्ट क्लियर हो गई कि डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर कैसे उनके अपॉइंट होते हैं, है ना। लेकिन एक प्रश्न आया, प्रश्न ये है कि आपने कहा एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स। आपने कहा कि पार्टनर भले ही बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, याद करो क्या कहा था आपने, कहा था कि एलएलपी में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है, और वो दोनों पार्टनर्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। हाँ ये भी बताया था आपने, आपने कहा था कि 2 कंपनियां मिलके भी एलएलपी बना सकती है, 2 एलएलपी मिलके भी एलएलपी बना सकती है, कंपनी प्लस एलएलपी मिलके भी एलएलपी बना सकती है, इंडिविजुअल प्लस एलएलपी मिलके भी एलएलपी बना सकते हैं, इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल मिलके भी एलएलपी बना सकते हैं, कंपनी प्लस इंडिविजुअल मिलके भी एलएलपी बना सकते हैं। ये सारे उसके भेद प्रभेद हैं जो आपके कंसेप्ट को और क्लियर कर रहे हैं जबरदस्त। बुद्धू से बुद्धू बच्चों को भी मजा आ जाएगा, बोले यार बहुत क्लियरली समझ में आता है। तो अब प्रश्न ये है कि मान लो किसी एलएलपी में दोनों बॉडी कॉर्पोरेट हैं, एक कंपनी प्लस दूसरी कंपनी ने मिलके एक एलएलपी बना दी। अब इस एलएलपी में पार्टनर कितने हैं, पार्टनर है 2, और डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होने चाहिए, बोले एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। और आपने कहा सर कि जो 2 पार्टनर हैं
उन्हीं में से डीपी बनते हैं, तो चूंकि दो ही पार्टनर है तो यही दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। तो जब दो पार्टनर हैं तो यही दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कंपनी बन ही नहीं सकती, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर के समय आपने बोल दिया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर तो वही होगा जो इंडिविजुअल हो। तो फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन। तो इसका जवाब सेकंड नंबर के पॉइंट में, आसान जवाब, मजा आ जाएगा। इफ इन एन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल and body corporate, at least two individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as designated partner। ठीक, अगर नहीं है उसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल, तो फिर जो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है वो बॉडी कॉर्पोरेट किसी नॉमिनी को अपॉइंट करेगी। समझो कैसे, मान लो ABC लिमिटेड, कंपनी 1 ABC लिमिटेड, कंपनी 2 PQR लिमिटेड, और इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एक एलएलपी बनाई, XYZ LLP। अब इस एलएलपी के पार्टनर कौन, दो पार्टनर, ABC लिमिटेड और PQR लिमिटेड, और इसके डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन, DP। तो बोले ABC लिमिटेड नाम की कंपनी अपना एक नॉमिनी किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करेगी, किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेगी कि हमारी तरफ से ये व्यक्ति, और PQR लिमिटेड भी अपनी तरफ से एक नॉमिनी अपॉइंट करेगी। ठीक, और ये दोनों नॉमिनीज को क्या बनाया जाएगा, नॉमिनी ऑफ ABC लिमिटेड एंड नॉमिनी ऑफ PQR लिमिटेड। और ये जो नॉमिनी व्यक्ति होगा ये इंडिविजुअल होगा, तो फिर ये डेजिग्नेटेड पार्टनर दो हो जाएंगे, और ये दोनों वही हैं, कंपनी के बिहाफ पे ही काम करेंगे बेसिकली। तो कहा तो ये जाएगा कि जो पार्टनर है वही डेजिग्नेटेड पार्टनर है। तो वो आपकी जो परेशानी हो रही थी कि डीपी तो इंडिविजुअल होना चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे, तो जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसका नॉमिनी अपॉइंट कर देंगे। ठीक, और मान लो ऐसा होता कि एक कंपनी होती और एक इंडिविजुअल होता पार्टनर, तो डीपी कौन बनता, तो एक डीपी तो ये इंडिविजुअल बन जाता और एक इस कंपनी का नॉमिनी अपॉइंट हो जाता, और वो हो जाता तो ये नॉमिनी प्लस इंडिविजुअल ये दोनों डीपी हो जाते, और कंपनी प्लस इंडिविजुअल ये पार्टनर हो जाते। और नॉमिनी भी कंपनी से अलग थोड़ी है, कंपनी नहीं अपॉइंट किया तो है वो कंपनी ही बेसिकली, पर इंडिविजुअल होना चाहिए, व्यक्ति चाहिए ना, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब अपने दिमाग से एलएलपी को चलाने वाला, और दिमाग सिर्फ नेचुरल पर्सन में होता है, इसलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर नेचुरल पर्सन यानी कि इंडिविजुअल ही बन सकते हैं जो प्रोफेशनली मैनेज कर सके। पार्टनर बनने के लिए तो पैसा लगाना है, पैसा तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर जो अपनी बुद्धि से एलएलपी को चलाएंगे, और बुद्धि से चलाने के लिए तो सिर्फ रियल पर्सन ही बुद्धिमान होता है, कंपनी का खुद का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस और माइंड तो होता ही नहीं है, इसलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर का इंडिविजुअल होना कंपलसरी है। ये प्रश्न का जवाब, पहली बात तो ये प्रश्न ही नहीं उठाया किसी ने, दूसरा अगर उठाया भी तो जवाब और इस पे बात सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में हमने की है। इस पूरे दम के साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। वाह भाई। फिर अगली बात, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आपको ये एग्जाम्पल खुद से पढ़ना है। तीसरा पॉइंट, रेसिडेंट इन इंडिया। ऑब्वियसली ये पॉइंट भी कंपलसरी है। रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, मैंने कहा था ना ऊपर कि एलएलपी का जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा उसका रेसिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। तो रेसिडेंट इन इंडिया उन्होंने समझाया, रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में 182 दिन एटलीस्ट उसका इंडिया में रहना कंपलसरी, और इसका भी इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। पढ़ लेना, बहुत आसान है, मैं आपको समझा चुका हूँ ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से। तो देखो बच्चे लोग, इतने प्यार से हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा। अब एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स, यद्यपि ये पढ़ाने की मेरी इच्छा कम है, क्योंकि एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो, बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी, एलएलपी अग्रीमेंट, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सी, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप देखो, या तो कंपनी के फीचर्स हैं कुछ, या कुछ एलएलपी के हैं। अब कंपनीज एक्ट जबरदस्त पढ़ लिया, पार्टनरशिप एक्ट जबरदस्त पढ़ लिया, तो कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के, कुछ कंपनी के, तो ये सारे फीचर्स तो हमको पता है, इन फीचर्स का हम अंदर का कंटेंट जानते हैं क्या है। ठीक, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, हम एक बार देखते चलेंगे, बात करते चलेंगे, और ये सारे फीचर्स एलएलपी के हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। आप लोगों ने आज बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।